ये भूल गए सर कि कांग्रेस भी शासन में रही है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 के बिदुरी जी जो राज्यसभा से पारित होकर के यहाँ पर माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन में उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस विधेयक की सबसे खास बात यह है कि जहां जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 यह पर्यावरण को भी संरक्षण प्रदान करेगा और उद्यमी को भी संरक्षण प्रदान करेगा। महोदय, इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया को भी डिफाइन किया गया है और जो उद्योगपतियों को सजा का डर रहता था, जेल जाने का डर रहता था, उससे मुक्ति देकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो जुर्माना राशि होगी वो पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएगी। सभापति महोदय, वैसे तो ये बात सही है कि जल संविधान की 7वीं सूची के अनुसार ये राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार को 2 से अधिक राज्य अगर कोई अपनी विधान परिषद में संकल्प पारित करते हैं तो उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसमें जल अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 के अनुसरण में अर्थात माने आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के राज्य परिषदों ने बाकायदे प्रस्ताव पारित करके इस अधिनियम में 8 अध्यायों और 164 धाराएं हैं, इसका उन्होंने किया था। तब केंद्र सरकार ने इसमें नोटिस लिया और इसका संशोधन विधेयक लेकर के आई है। इसमें अभी तक जो प्रावधान थे उस प्रावधान के बारे में बता दूं, गौरव गोगोई यहाँ कह रहे थे, मुझे लगता है कि वो उद्योग के विरोधी हैं, ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया है। और मौजूदा क्या देश के विकास में उद्योगों की ज़रूरत नहीं है क्या? कई ऐसे उद्योग उसमें, हालांकि वो बड़े उद्योगों के विरोध कर रहे थे और छोटे उद्योगों की बात पूछ रहे थे। मौजूदा अधिनियम में विभिन्न दंडात्मक प्रावधान निर्धारित किए गए जो वर्तमान में था ये कानून। धारा 20, 32, 33 ए और 33 है कि इसमें तहत जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को 3 महीने तक की कैद या जुर्माने से दंडित किया जा सकता था। धारा 30 और 31 ए का उल्लंघन करने पर एक अवधि के लिए कारावास के दंडित 1 साल की अवधि के लिए दंडित किया जा सकता था। ऐसी अवधि जो 1 वर्ष और 6 महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि विफलता जारी रहती है तो अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। ऐसी विफलता जारी रहने पर इसे विफलता को दोषी ठहराने के बाद किया जाता है। यदि उल्लिखित विफलता दोष सिद्ध की तारीख के बाद 1 वर्ष की अवधि से अधिक जारी रहती है तो दोषी पाए जाने पर अपराधी के कारावास की सजा होगी, जो 2 साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये इतना कठोर कानून था जिसमें तमाम सारे उद्योगों को बहुत बड़ी कठिनाई हो रही थी। तब हमारी सरकार ने इसमें कुछ नए संशोधन ला करके इसको राज्यसभा में पारित करके लोकसभा में लेकर के आई है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रस्तावित संशोधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके और योग्यता को एक समान बनाने और प्रक्रिया में सुव्यवस्थित करने के लिए निर्धारित किया गया है। अभी तक अलग अलग राज्यों के नियम हैं, अलग अलग प्रदूषण बोर्ड बने हुए हैं, अलग तरीके के उनके नियम कानून हैं। दूसरा है वायु प्रदूषण की रोकथाम के नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों को उल्लंघन या गैर अनुपालन के एक निर्णायक अधिकारी द्वारा जुर्माना लगाकर निपटाया जाएगा। हालांकि लोगों को स्थापित संचालित करने के लिए पूर्व सहमति से संबंधित अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत घोर उल्लंघन करने से रोकने के लिए धारा 25 और 26 के तहत अभियोजन के प्रावधान को बरकरार रखने की आवश्यकता है, जो आपराधिक दायित्व को आकर्षित करता है। इस प्रावधान किया गया है धारा 25-26 के तहत अभियोजन का प्रावधान एक नई धारा 45 अंगा डालकर निपटाया जाएगा। धारा 20, 24, 32, 33 ए, 42, 45 ए और 48 से संबंधित उल्लंघनों को अदालत में अभियोजन के स्थान पर वित्तीय दंड लाकर निपटाने का प्रावधान किया गया है। ये मैं मानता हूं कि ये बहुत सराहनीय कदम है हमारे माननीय मंत्री जी जो इस बिल में प्रावधान करके लेके आए।
यह संशोधन छोटे अपराधों के लिए कारावास के डर को खत्म कर देगा और व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक कदम है। प्रस्तावित दंड छोटे उल्लंघनों में अभियोजन के उत्पीड़न के बिना उल्लंघनों के खिलाफ एक निवारक भी साबित होंगे। ये प्रस्ताव सभी न्याय क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को एक समान बना देंगे ताकि उद्योगों को कई अलग अलग अनुपालनों का पालन न करना पड़े। ये वाकई में एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। वैसे तो ये बात सही है कि जल एक बड़ा विषय है और जल प्रदूषण, जल का संरक्षण और उद्योगों से निकलने वाला जो जल है उसका भी ट्रीटमेंट कैसे हो, ये बहुत बड़ा विषय है। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर बहुत गंभीरता से लिया है। एक जल शक्ति मंत्रालय का अलग गठन किया और जल जीवन मिशन योजना बनाई और पानी के संरक्षण के लिए उन्होंने 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए हर जिले में जो प्रावधान किया, बहुत सार्थक परिणाम इसके आए हैं। अभी पूछा जा रहा था कि इसके क्या परिणाम है, माननीय मंत्री उसका जवाब देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये गांव-गांव में इतना ज़बरदस्त इसका प्रचार हुआ कि बरसात के पानी को कैसे रोका जाए, जल संरक्षित किया जाए और अमृत सरोवर बहुत सार्थक तरीके से पूरे देश में बनाए गए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि जिन राज्यों में दूसरे विचारधारा की सरकारें हैं वहाँ सहयोग उतना अपेक्षित ना मिला हुआ और वहाँ हो सकता है कि कुछ कमी रह गई होगी। जहाँ तक सवाल नमामि गंगे योजना का है, नमामि गंगे योजना में बहुत बेहतर तरीके से काम चल रहा है और मैं तो पूछना चाहता हूँ गौरव गोगोई जी से, उनकी सरकार थी 2014 के पहले, 4 से 14 के बीच में 10 साल, और 10 सालों में वो भी सांसद थे, मैं भी सांसद था, लेकिन कभी भी इस तरह की कभी भी कोई योजना बनाने के प्रयास नहीं हुआ। ना तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय किए जाए, ना जल प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर उपाय किया जाए। ऐसा तरह का कोई कानून बनाने का काम नहीं किया और आज यहाँ पर वो जो कह रहे हैं ये सब चूंकि विरोध करना ही है उनको, इसलिए विरोध हो कर रहे हैं। नमामि गंगे में एक बात जरूर मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि हालांकि उन्होंने बहुत काम किया है, झीलों के संरक्षण में रामसर साइट्स तय की और ये वाकई में आज़ादी के 75 वर्ष होने पर भारत की 75 वाटर बॉडीज़ को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। उसमें हमारे मध्य प्रदेश में भी हैं 1-2 साइटें और ये वाकई में बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन ज़रूर करूँगा कि जो गंगा नदी में जो सहायक नदियाँ आती हैं, मेरा लोकसभा क्षेत्र है सतना मध्य प्रदेश में, वहाँ से टमस नदी और सतना नदी, ये दोनों नदियाँ शहर के पास से निकलती हैं और वहाँ जाकर के गंगा नदी में प्रयागराज में मिलती हैं। उनके संरक्षण के लिए आज वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जल कुंभी हो गई, प्रदूषित हो रहा है जल, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाए। गुजरात में साबरमती नदी का जिस तरह से ट्रीटमेंट हमारे उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब थे तब उन्होंने जो किया था, वाकई में वो देखने लायक है, देश में एक मॉडल टाइप का है और सभी नदियों का उस तरह से कैसे संरक्षण किया जा सकता है। मैं भी चाहूँगा, हालांकि ये मामला माननीय मंत्री जी के विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, ये जल संसाधन मंत्रालय का विषय है, जल शक्ति मंत्रालय का विषय है, वो करेंगे। लेकिन चूंकि जल संरक्षण के मामले में बात हो रही है और जल प्रदूषण के मामले में बात हो रही है, आज सबसे बड़ा विषय जो हमारे ज़मीन के नीचे जल स्तर है बहुत नीचे जाता जा रहा है और प्रदूषित जल भी आ रहा है। आज इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल से जल पहुँचे, शुद्ध जल लोगों को पीने का मिले, एक विशेष बड़ा अभियान पूरे देश में चला रहे हैं और बहुत सफल तरीके से अब तक लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा घरों में नल से जल पहुंच चुका है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में बाण सागर से पूरे एक गांव में एक घर में नल से जल पहुंचाने के लिए 6,500 करोड़ की एक स्कीम चल रही है जो लगभग 70% पूरी हो चुकी है। आने वाले समय में जब वो पूरा होगा तो हम लोगों को शुद्ध जल पेयजल उपलब्ध कराने का काम कर सकेंगे। ये वाकई में उद्योगों के सामने कठिनाई है और उद्योगों का जो प्रदूषित जल निकलता है वो कहीं न कहीं से नदियों में पहुंचता है, उसका संरक्षण होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इजराइल जैसा देश जहां पर 62% जल का उपयोग वो ट्रीटमेंट जल से कर रहे हैं, इजराइल जैसे छोटे देश में। हमारे यहाँ भी पानी क्या, हालांकि 4% पानी है, देश की आबादी का 17% हमारे देश की आबादी है, लेकिन पानी हमारे पास कम है, 4% है। तो हमें कहीं न कहीं इस पानी के संरक्षण के बारे में भी काम करना पड़ेगा। हमारी सरकार बेहतर तरीके से इसमें काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि इसमें और विशेष रूप से
कुछ प्रावधान किए जाए। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऑनरेबल मेंबर श्री विनायक राउत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ इस बिल के माध्यम से डिस्कशन के लिए आए हैं।